आज हम वहीं से आगे बढ़ने जा रहे हैं। हेडिंग डालें नेक्स्ट, स्टोइकियोमेट्री, सबसे इंपॉर्टेंट, जो आपके सबसे ज्यादा काम में आएगा और जो सबसे ज्यादा आसान भी है। स्टोइकियोमेट्री जो भी बोलना चाहो आप। भाई देखें, एक रिएक्शन में रिएक्टेंट से कितना प्रोडक्ट बनेगा या कितना प्रोडक्ट बनाने के लिए कितना रिएक्टेंट चाहिए, ये सब आप किसके अंदर पढ़ते हो? स्टोइकियोमेट्री के अंदर पढ़ते हो, ठीक है। तो बेसिकली आपके पास कोई एक बैलेंस रिएक्शन है, मेरी फेवरेट रिएक्शन है, इसी को लेता हूं मैं हमेशा। N2 गैस प्लस 3H2 गैस गिव्स 2NH3 गैस। तो देखो ये एक बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है। ये जो लिखा हुआ है इसे हम रिएक्शन की शक्ल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आप इस रिएक्शन की शक्ल देखो, तो इस रिएक्शन की अगर आप शक्ल देखोगे तो बताओ N2 के साथ कोफिशिएंट कितना है? इसके साथ कितना है? 3। इसके साथ कितना है? 2। इन सबको हम बोलते हैं इनके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स। क्या बोलते हैं? स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स, ठीक है। ये जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है ये अलग अलग टाइम पर अलग अलग चीजों को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या होता है? सिर्फ एक नंबर होता है, जस्ट अ नंबर। और अगर एक नंबर है दैट मीन्स ये कैसा होता है? यूनिटलेस। मैं पहले बताया नंबर की कोई यूनिट नहीं होती। तो पहली चीज ध्यान रखना, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट एक नंबर होता है, उस नंबर को हम इंटरप्रेट करते हैं, उसका मतलब निकालते हैं अलग अलग जगह पर। तो ये जो आपका नंबर है ये कभी कभी किसको रिप्रेजेंट कर सकता है? मोल्स को। इट रिप्रेजेंट्स मोल्स। मोल्स ये हर तरह के सब्सटेंस के लिए, सॉलिड हो चाहे लिक्विड हो चाहे गैस के, सभी के लिए किसको रिप्रेजेंट कर सकता है? मोल्स को रिप्रेजेंट कर सकता है। या फिर अगर आप गैसेस से डील कर रहे हो, फॉर गैसेस, तो गैसेस के लिए ये वॉल्यूम को भी रिप्रेजेंट कर सकता है और प्रेशर को भी रिप्रेजेंट कर सकता है। क्योंकि देखो आप सभी जानते हो पीवी इक्वल टू क्या होता है? होता है ना। तो अगर आपके पास प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट है, पी एन टी कांस्टेंट, तो देखो वॉल्यूम किसके प्रोपोर्शनल होगा? मोल्स के। सिमिलरली जब वॉल्यूम एंड टेम्परेचर कांस्टेंट है तब प्रेशर किसके प्रोपोर्शनल होगा? मोल्स के। तो जैसे आप मोल्स में डील कर रहे हो वैसे आप किस में डील कर सकते हो? प्रेशर। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मोल्स और प्रेशर बराबर होंगे। अगर मोल्स दुगने हुए तो प्रेशर भी दुगना हो जाएगा, मोल्स आधे हुए तो प्रेशर भी क्या हो जाएगा? आधा। मोल्स 20% बढ़े तो प्रेशर भी कितना परसेंट बढ़ जाएगा? 20। क्या आप लोगों को ये बात समझ में आ रही है? चलिए, तो सबसे पहले आपको एक क्लैरिटी होनी चाहिए कि स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का मतलब क्या है। अब आप इस रिएक्शन की शक्ल देखो, तो इस रिएक्शन की शक्ल देखकर मैं सिंपली बोल सकता हूं कि जब जब मैं यहां पर 1 मोल नाइट्रोजन काम में लूंगा, बताओ तब तब मुझे इस रिएक्शन के लिए कितना हाइड्रोजन चाहिए होगा? तो मुझे यहां पर 3 मोल हाइड्रोजन चाहिए होगा। और इन 1 मोल नाइट्रोजन और 3 मोल हाइड्रोजन के रिएक्शन से मुझे कितना मिलेगा? 2 मोल मुझे अमोनिया मिल जाएगा। इसे हम बोलते हैं मोल मोल रिलेशन। क्या बोलते हैं? हम मोल से मोल को रिलेट कर रहे हैं। अब ये कोई गीता में तो लिखा हुआ नहीं कि आपको हमेशा 1 मोल नाइट्रोजन या 3 मोल हाइड्रोजन यूज करना है। आप बोलो भाई मैं तो 10 मोल हाइड्रोजन यूज करूंगा, तो हम बोलेंगे कर ले। अब जब 10 मोल हाइड्रोजन यूज करेगा कोई, तो उसके लिए उसको कितनी नाइट्रोजन चाहिए होगी? अच्छा, मैं ये बोल रहा हूं ना कितनी नाइट्रोजन चाहिए होगी, इसका मतलब वो कंप्लीट रिएक्शन हो रही है। क्या हो रही है? इस 10 मोल हाइड्रोजन से पूरा पूरा रिएक्ट करने के लिए कितनी नाइट्रोजन चाहिए होगी? तो भाई 3 के लिए 1 के लिए 1/3। बताओ 10 के लिए कितनी चाहिए होगी? क्या आप सभी लोगों को ये आता है? यूनिटरी मेथड ये आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, फटाफट से रिलेट करना। धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे, जिनको नहीं आता वो आराम से कर सकते हैं। बताओ इससे कितनी अमोनिया बनेगी? 3 से 2, 1 से 2/3। तो बताओ 10 से कितनी बनेगी? 20/3। क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है? यहां पर आपने मोल से मोल रिलेट किए, मोल मोल रिलेशन। कुछ रटना नहीं है, जरूरत के हिसाब से हम चीजों को चेंज कर लेंगे। आप चाहो तो मास को मास से भी रिलेट कर सकते हो। ध्यान से देखो, अगर मैं 1 मोल नाइट्रोजन के ऊपर फोकस करता हूं, बताओ 1 मोल नाइट्रोजन का मास, 1 मोल का मास तो मोलर मास होता है, तो ये कितना हो जाएगा? 28 ग्राम नाइट्रोजन।
बताओ 28 ग्राम नाइट्रोजन के लिए हाइड्रोजन कितनी काम में आ रही होगी? 6 ग्राम हाइड्रोजन। बताओ इससे अमोनिया कितनी बनेगी? 2 इंटू 17 यानी 34 ग्राम अमोनिया। बोलो किसी को डाउट है? नहीं है। अब आप मुझे बताओ आप कितना हाइड्रोजन लेना चाहते हो? आप बोलो मैं तो 50 ग्राम लेना चाहता हूं। ले भाई तू 50 ग्राम ले। बताओ 50 ग्राम के लिए क्या होगा? तो 6 के लिए 28, 1 के लिए कितना होगा? 28/6, तो 50 के लिए कितना होगा? इंटू 50। इतना ग्राम नाइट्रोजन ले लोगे तो ये रिएक्शन पूरी कंप्लीट हो जाएगी। और उससे आपको कितनी अमोनिया मिलेगी? 6 से 34, 1 से कितना मिलेगा? 34/6, तो 50 से कितना मिलेगा? इंटू 50। कर सकते हैं? कोई डाउट किसी को? नहीं है। बहुत बढ़िया। और क्या कर सकते हैं हम? वॉल्यूम, देखो ये गैसियस रिएक्शन है, गैसेस के लिए वॉल्यूम या प्रेशर के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो आप इसी रिएक्शन को अगर एक और बार लिखो, दैट इज N2 गैस प्लस 3H2 गैस एंड दिस गिव्स यू 2NH3 गैस। तो ध्यान से देखो, अब आप यहां लिख सकते हो कि आपके पास क्या है? एक वॉल्यूम नाइट्रोजन का है। क्या है? एक वॉल्यूम नाइट्रोजन के लिए आपको हाइड्रोजन का कितना वॉल्यूम चाहिए होगा? 3 वॉल्यूम। और उससे आपको अमोनिया कितनी मिलेगी? 2 वॉल्यूम। जब रिएक्शन पूरी कंप्लीट होती है, एक वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब लीटर, मिलीलीटर कुछ भी हो सकता है। तो मैंने आपसे बोला कि यार मैंने तो 150 ml हाइड्रोजन यूज की है, बताओ मुझे कितनी नाइट्रोजन चाहिए होगी? तो 3 के लिए 1 के लिए 1/3, 150 के लिए 150/3 यानी 50 ml नाइट्रोजन मुझे चाहिए होगी। कर सकते हैं? बताओ इसके 150 से ये कितना मिलेगा? तो 2/3 इंटू 150, दैट इज 100 ml। सही है। ये सब आपको खेलना आना चाहिए, ठीक है। वॉल्यूम से वॉल्यूम आप सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ किसका रिलेट कर सकते हो? गैस का। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपके सामने रिएक्शन लिख दी, ये N2 गैस प्लस O2 गैस गिव्स 2NO लिक्विड। तो बताओ इसका एक वॉल्यूम, इसका एक वॉल्यूम, बताओ इसके एक वॉल्यूम से ये कितना बनेगा? नहीं बता सकते। क्या बोलेंगे? नहीं बता सकते। अगर आपने इसका 100 ml यूज किया, बताओ इसके 100 ml के लिए ये कितना चाहिए होगा? बताओ ये कितना बनेगा? नहीं बता सकते। 200 ml नहीं बनेगा, नहीं बता सकते। समझ रहे मेरी बात को? अच्छा मैंने इसका 2 मोल लिया, बताओ इसका कितना चाहिए होगा? अब बताओ ये कितना बनेगा? 4। मोल से मोल आप किसी के भी रिलेट कर सकते हो, लेकिन वॉल्यूम से वॉल्यूम सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ। कॉपी करो। चलिए तो देखें, ये आपके पास बेसिक स्टोइकियोमेट्री है। अब इसको यूज कैसे करना है तो उसके लिए हम क्वेश्चन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन लिखें, कैलकुलेट द मास ऑफ CO2 gas obtained by the complete combustion of 570 ग्राम ऑक्टेन। ऑक्टेन जानते हैं हम? बताओ। C8 एल्केन है, CnH2n + 2 एल्केन। ऑक्ट बोल रहा है तो n की वैल्यू 2 हो गई, तो मेरे पास ऑक्टेन। चलिए 1760 ग्राम्स, बिल्कुल सही है। देखो कुछ चीजें जो इस रिएक्शन में आपको समझा रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना, लिख लेना नोट बना के कहीं पर भी चाहो तो। ऑक्टेन आप सभी जानते हो C8H18 लिक्विड है प्लस ऑक्सीजन के साथ ही बर्न होगा, तो हाइड्रोकार्बन है, कंबस्शन में बताओ क्या क्या बनेगा? CO2 एंड 8 CO2 गैस प्लस 9 H2। अब बात ही आती है, बताओ H2n लिक्विड होगा या गैस? अभी तो काम नहीं आया इसलिए आपने ध्यान नहीं दिया होगा, ध्यान मैं दिलवा रहा हूं आपको। बताओ लिक्विड होगा या गैस? क्या बोला नहीं है तो लिक्विड, और बोला है तो गैस। कोई सॉलिड रीजन दो।
कंप्लीट कंबस्शन है तो गैस होगा, है ना, पर ये नहीं बोल सकते कि पता नहीं, कुछ ना कुछ तो बोलना ही है। ये भी तो बोल सकते हो नहीं पता, भाई पेपर में तो ये दिक्कत होती है, करना है कुछ ना कुछ तो करना है, ये नहीं छोड़ दूं क्वेश्चन को, नेगेटिव तो होगा और क्या होगा इससे ज़्यादा। ये आदत बनाओ, नहीं आता तो नहीं आता बोल दो, शर्माने वाली बात क्या है उसके अंदर, तभी तो सीखेंगे। तो पेपर में भी आदत बनानी पड़ेगी, वरना आपकी आदत हमेशा रहती है, अंदर से आ जाती है भाई इसका बी होगा, हाँ यार तू सही बोल रहा है बी होगा, चल बी टिक करते हैं, देख लेंगे अगले क्वेश्चन के अंदर बी टिक कर जाते हैं, आंसर क्या निकलता है। तो इसलिए ऐसे बोलना चाहिए कि नहीं पता, ध्यान सुनना, अब पता होना चाहिए। देखो अगर क्वेश्चन में स्पेसिफाइड नहीं है तो हम रूम टेम्परेचर कंडीशन मानते हैं। क्या मानते हैं बताओ, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, तो 100 डिग्री से ऊपर वाटर क्या होगा, गैस, नीचे क्या होगा। तो अगर रिएक्शन में टेम्परेचर 100 के ऊपर दिया गया है, बोलने का मतलब ये बोला है तो मतलब 100 के ऊपर दिया है टेम्परेचर, तब तो वाटर किस फॉर्म में आएगा, गैस, ठीक है। 100 से कम दिया है तो क्या आएगा, लिक्विड। कुछ नहीं दिया है तो आप रूम टेम्परेचर मान के चलोगे, और रूम टेम्परेचर पे वाटर क्या होता है, लिक्विड। बोलो बात समझ में आ रही है। पूरी केमिस्ट्री में काम में है कि एक ही चीज, इसलिए ध्यान रखना। अभी हम वाटर को यहाँ पे क्या लेकर चलेंगे, लिक्विड, तो यहाँ पे लिख भी देना, नथिंग इज स्पेसिफाइड, so consider room temperature condition, ठीक है। चलो बैलेंस करो, ऑक्सीजन कितना आएगा 16 और 9 25, कितना हो गया 25/2। अब आपसे बोल रहा है 570 ग्राम, इसका मोलर मास निकालो, 114 आएगा, दिख रहा है सबको। इसके कितने मोल्स आएंगे, 5। तो बताओ इसके 1 से कितना बन रहा है, 8, 5 से कितना बनेगा, 8 × 5 यानी 40 मोल CO2। और बताओ 40 मोल CO2 का मास, तो आंसर आ जाएगा 1760 ग्राम्स। गुड आउट। चलो तो आ जाओ अगला क्वेश्चन करते हैं सम्राट बोर्ड पे। करें ट्राई। सी आ रहा है, पता नहीं, आंसर सॉल्व करेंगे। देखो, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ CO2 at STP will be formed when 0.01 mole H2SO4 reacts with excess of Na2CO3? रिएक्शन बैलेंस्ड है क्या? होगा? चलिए, तो बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व करने में, कुछ है ही नहीं। आपके पास 0.01 मोल ये है, इसके 0.01 से 0.01 मोल ही बनेगा। मोल से वॉल्यूम निकालना है, कहां पर लिखा है, STP पर। अभी देखो यहाँ ऑप्शन के हिसाब से एडजस्ट कर लो। ऑप्शन STP में उसने पुराना कन्वेंशन लिया हुआ है, वैसे अब जेई में आएगा तो हम क्या लेकर चलेंगे, 22.7। समझ रहे हो भावनाओं को? तो अभी तो 22.4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, आंसर कितना आ जाएगा, 0.224 लीटर्स। क्लियर? चलिए देखें अगला क्वेश्चन। ये चीज मैंने आपको कल भी सिखाई थी। कैलकुलेट द परसेंट, अभी आप और करना क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन में, पहले मैं सिखाता हूं। कैलकुलेट द परसेंटेज लॉस इन मास व्हेन 2.02 × 10⁻², ये तो 202 ग्राम हो गया, इज कंप्लीटली डिकम्पोज्ड बाय हीटिंग इनटू दिस। बताओ परसेंटेज लॉस बोला है, लॉस किसकी वजह से होगा? मैंने सिखाया था आपको, किसी रिएक्शन में अगर लॉस इन मास हो रहा है तो वो किसकी वजह से होता है, गैस के बनने की वजह से होता है। इसका मोलर मास निकालो, देखो आप 62 + 39 101, बताओ कितने मोल हो गए, 2 मोल। देखो रिएक्शन बैलेंस्ड है क्या, नहीं है, हाफ O2 आएगा, उधर 3 ऑक्सीजन है, इधर 4 हो रही थी, अब देखो 3 हो गई है। किसी को डाउट नहीं? अब बताओ 2 मोल से ऑक्सीजन कितनी बनेगी, आधा × 2 यानी 1 मोल। और बताओ 1 मोल O2 का मास कितना होगा, तो 32 ग्राम O2। ये क्या हो गया, लॉस इन मास। आपको क्या बताना है, परसेंटेज लॉस। तो बताओ परसेंटेज लॉस कैसे निकालेंगे, कितना लॉस हुआ, शुरुआत में कितना था, × 100। कर सकते हैं?
तो ये आपके पास सिंपल स्टोइकियोमेट्री है जिसको आपको आपस में क्या करना चाहिए, रिलेट करना चाहिए। कितने रिएक्टेंट से कितना प्रोडक्ट बना, कितना प्रोडक्ट बनाने के लिए कितना रिएक्टेंट चाहिए होगा, ये सारी चीजों के साथ हम किस में डील करते हैं, स्टोइकियोमेट्री में। किसी को दिक्कत है? नहीं। अब देखो, अभी तक आपने जो भी 2-3 क्वेश्चंस किए उसमें आपको एक ही रिएक्टेंट का अमाउंट दिया। जैसे इस वाले केस में, जैसे हम लोग वापस से इधर आए, ये कंबस्शन वाला केस था, ये इसमें आपके रिएक्टेंट 2 थे लेकिन अमाउंट सिर्फ किसका दिया हुआ था, C8H18 का दिया हुआ था ना। अब हम इसी का अगला स्टेप मूव करने जा रहे हैं, हाँ, लिमिटिंग रिएजेंट। तो लिमिटिंग रिएजेंट क्या है, क्यों है, क्यों जरूरत पड़ी, सीधा लिमिटिंग रिएजेंट पे जंप नहीं करते हैं, पहले जरूरत देखते हैं कि लिमिटिंग रिएजेंट की जरूरत क्या पड़ी है आपको। ठीक है, तो आप ध्यान से देखो, मैं फिर से ये रिएक्शन लेके चल रहा हूँ। एक है मेरे पास N2 गैस और एक है मेरे पास H2 गैस। बताओ इन दोनों की रिएक्शन से आपको क्या मिलेगा, वही NH3। अब अगर मैं इन दोनों के 5 मोल ले लूं तो बताओ अमोनिया कितनी बनेगी। ठीक है, अब क्या है, चक्कर ये है कि हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि हम अमोनिया जो बनाएंगे वो नाइट्रोजन से बनाएं या हाइड्रोजन से बनाएं। क्योंकि अगर मैं हाइड्रोजन से बनाऊं तो 3 से 2, 1 से 2/3, 5 से कितनी बननी चाहिए, 10/3। और अगर मैं नाइट्रोजन के बेसिस पर बनाऊं तो 1 से 2, 5 से कितनी बननी चाहिए, 10 मोल। अब इनमें से करेक्ट आंसर कौन सा है? ठीक है, ठीक है, आप लोगों को आता है, बट मैं तो 0 से लेके चलूंगा ये मानते हुए कि नहीं आता, हो सकता है कुछ नया सीखने को आप मिल जाए। तो अब पॉइंट ये है कि भाई अगर मैं इस रिएक्शन को ध्यान से देखूं तो मुझे दिख रहा है कि हर 1 मोल नाइट्रोजन के लिए आपको 3 मोल हाइड्रोजन चाहिए होगा। बोले समझ में आता है? हर 1 मोल के लिए। तो आप समझना, आपने रिएक्शन शुरू की, नाइट्रोजन का पहला मोल कंज्यूम हुआ, तो बताओ पहला मोल कंज्यूम होने के बाद नाइट्रोजन के 4 मोल बच जाएंगे। और इस 1 मोल नाइट्रोजन के लिए हाइड्रोजन के कितने मोल कंज्यूम हो गए होंगे, 3 मोल। अब बताओ कितने मोल बचेंगे, 2 मोल। अब फिर वापस से आगे हाइड्रोजन का 1 और मोल कंज्यूम करते हैं, तो 1 और मोल कंज्यूम होते ही ये कितना बचेगा, 3 मोल। लेकिन इस 1 मोल के लिए हाइड्रोजन चाहिए कितना, अब बताओ आपके पास बचा कितना है, यानी इस अगले मोल के कंज्यूम होने में हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 0। बोलो होगा क्या, समझ में आता है सबको? अब बताओ ये रिएक्शन आगे होगी या नहीं होगी, कहां से होगी, रिएक्टेंट ही खत्म हो गया है, अभी रिएक्शन और आगे प्रोसीड। इसका मतलब जितना भी प्रोडक्ट बन सकता है वो तब तक बनेगा जब तक हाइड्रोजन जिंदा है। जब हाइड्रोजन गया तो कोई प्रोडक्ट का फॉर्मेशन क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो यहां पर जो भी प्रोडक्ट फॉर्म होगा उसको कौन कंट्रोल कर रहा है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्यों कंट्रोल कर रहा है, क्योंकि हाइड्रोजन मुझे जितना चाहिए था उतना नहीं है। 5 मोल के लिए मुझे हाइड्रोजन चाहिए कितना, 15 मोल, लेकिन है सिर्फ कितना, 5 मोल। तो हाइड्रोजन पहले ही कंज्यूम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो वो रिएक्टेंट जो रिएक्शन में पहले खत्म हो जाए उसे हम लोग क्या बोलते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट बोलते हैं। बताओ बात समझ में आ रही है? तो क्यों जरूरत पड़ी लिमिटिंग रिएजेंट की? अगर आपको मैं सिर्फ ऐसा बोलता कि 5 मोल नाइट्रोजन है तो आप मुझे सीधे से आंसर देते 10 मोल, कुछ सोचना ही नहीं है। लेकिन जब दोनों के अमाउंट दिए हुए हैं तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि रिएक्शन को चला कौन रहा है। तो यहां रिएक्शन को चला कौन रहा है, जब हाइड्रोजन खत्म तो रिएक्शन भी क्या हो गई, खत्म। तो यहीं से आता है कंसेप्ट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट। तो पहली बात, लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, तो सबसे ज्यादा इसकी डेफिनेशन लिखो। क्यों डरा रहे हो? द रिएजेंट which is consumed earlier in a reaction, या तो ऐसा बोल दो, या फिर the reagent which is present in lesser amount then required। तो जितना चाहिए अगर उससे कम अमाउंट में प्रेजेंट है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट बोलते हैं। ठीक है, और रिएक्शन ये सिंपल लिख दो आप तो ऐसा, वट एवर प्रोडक्ट
will be formed on the basis of limiting reagent. चलिए बहुत ही बढ़िया। तो ये पता चल गया कि लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है और क्यों हमें इस लिमिटिंग रिएजेंट के कंसेप्ट की जरूरत पड़ी। ठीक है, अब चलते हैं देखो आगे और देखते हैं कि हम कैसे पता करेंगे लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है। तो फिर डालें नेक्स्ट स्टेप्स टू फाइंड एलआर। तो ये आप सभी ने सुने पढ़े जरूर होंगे। क्या स्टेप्स होते हैं? सबसे पहले हम लिखते हैं राइट अ बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन एंड कैलकुलेट मोल्स ऑफ ईच रिएक्ट। ठीक है, तो देखो आपके सामने बैलेंस केमिकल रिएक्शन लिखी हुई थी और मोल्स नहीं दिए होते तो हम मोल्स कैलकुलेट करते, बट अभी तो मोल्स दिए हुए हैं। तो 5 मोल इसके और 5 मोल इसके। अब अगला स्टेप आप जो करोगे ना, आपको रफ में करना है। कहां करना है? या तो हवा में या फिर रफ में। यहां लिख के नहीं करना है। इसका जो सेकंड स्टेप होता है डिवाइड moles by respective stoichiometric coefficients. The least value will give LR. तो डिवाइड करो भाई, 5/1 5/3। बताओ LR कौन? अब देखो इस रिएक्शन में N2 और H2 रिएक्शन में हाइड्रोजन LR है। ध्यान रखना, मैं फिर से बोल रहा हूं, LR पता करने वाली कैलकुलेशन गलती से भी यहां मत लिख लेना, आपका गेम हो जाएगा, टाइम भी लगेगा, पता भी नहीं चलेगा, है ना। ऐसे मत कर देना 5/1 5/3, फिर आप उसी को यूज कर लोगे। वो सिर्फ एक तरीका है पता करने के लिए कि LR कौन है। अब मुझे पता लग गया कि इस रिएक्शन में हाइड्रोजन LR है, दिख रहा है सबको यहां तक। अब ये कितना हो जाएगा? LR तो ये खत्म हो जाएगा, पहले इसको कर दो 0। अब सारी कहानी इसी के हिसाब से चलेगी। ठीक है, तो बताओ इसके 3 के लिए कितना काम में आ रहा है? 1। बताओ 1 के लिए कितना काम में आएगा? 1/3। इधर लिख लेता हूं मैं, इसको दिख नहीं रहा शायद। तो 5 मोल ये, 5 मोल ये LR है तो ये 0 हो जाएगा। बताओ 3 के लिए 1 काम में आया, 1 के लिए 1/3, 5 के लिए कितना काम में आएगा? 5/3। 5/3 काम में आ गया। बताओ बचा कितना? 15 - 5 10/3 मोल तो N2 बच गया। दिखाई दे रहा है सबको? 3 से 2, 1 से बनेगा 2/3, तो 5 से कितना बनेगा? Into 5 10/3 मोल आपके पास क्या बन जाएगा? तो कितना प्रोडक्ट बना और कितना रिएक्टेंट बचा, वो हम दोनों बता सकते हैं। अगर ये लिमिटिंग रिएजेंट है तो N2 को हम कौन सा रिएजेंट बोलते हैं? एक्सेस रिएजेंट। क्या बोलते हैं? एक्सेस रिएजेंट। तो जो एक्स्ट्रा बच जाएगा वो एक्सेस रिएजेंट होगा और जो खत्म हो जाएगा वो क्या होगा? आपका लिमिटिंग। कोई डाउट है किसी को? तो सिंपल सा तरीका है, रिएक्शन बैलेंस्ड है या नहीं ये जरूर चेक कर लेना। कॉपी करो, फिर क्वेश्चंस करते हैं इस पे। चलिए देखें, ये क्वेश्चन आप लोगों के सामने। LR का कंसेप्ट है सिंपल, साथ में सॉल्व करते हैं, फिर प्रैक्टिस सेशन में आपको मिलेंगे बहुत सारे क्वेश्चंस अभी। तो देखिए 3 मोल्स ऑफ Na2CO3 इज ट्रीटेड विद 6 मोल्स ऑफ HCl सॉल्यूशन। तो आपने इसका कितना लिया है? 3 मोल, और इसका कितना लिया है? बताओ LR कौन? देखते ही LR कब लगाना है? जब भी किसी रिएक्शन में 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट का अमाउंट दिया हो तो आपको सीधा क्या लगाना है? सबसे पहले LR। बताओ LR कौन? कोई नहीं? हाँ, तो देखो मैं सिखाने वाले क्वेश्चन में आ गई चीज आपके पास। कैसे पता है LR? कोई नहीं, इसको हम बोलते हैं स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो। क्या बोलते हैं? देखो 1:2 है, 3:6 का रेशियो भी कितना है? 1:2।
अच्छा, आपको कैसे पता चलेगा सेम रेशियो है, वो भी करके देखते हैं। देखो 3 डिवाइडेड बाय 1 और 6 डिवाइड बाय 2, 3 और 3 सेम आ रहा है ना। तो जब सेम आ जाए तो उस केस में कोई भी LR नहीं होता है, ठीक है। तो ये देखो इन दोनों का रेशियो 1:2 है। तो यहाँ पे आप सुंदर सुंदर शब्दों में लिखना कि नोट डाल के कि when reactants are present in stoichiometric ratio, किस में प्रेजेंट होते हैं? stoichiometric ratio, then no reactant is LR। पहली बात। इस केस में क्या होगा? बोथ द रिएक्टेंट या रिएक्टेंट्स विल बी कंप्लीटली कंज्यूम्ड, 100% रिएक्शन होगी, कुछ नहीं बचेगा। नो रिएक्टेंट विल बी लेफ्ट। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इस पे आप ध्यान दें, ये आपके आगे तक काम में आएगी कई चैप्टर्स के अंदर। अगर आपके दोनों रिएक्टेंट सेम स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो में प्रेजेंट है, जो रिएक्शन में रेशियो लिखा है एग्जैक्टली उसी रेशियो में है, तो फिर कोई भी नहीं बचेगा। प्रोडक्ट आपको जिससे बनाना है बना सकते हो। तो आप प्रोडक्ट का देख लो, ये भी खत्म, ये भी खत्म, 0 0। आप बना लो, बनाना है। देखो इसके 1 मोल से 2 मोल है, तो बताओ 3 से कितना बनेगा? देखो 2 से 2 है, 1 से 1, बताओ 6 से कितना बनेगा? किसी से बना लो, अमाउंट क्या बनने वाला है? सेम बनने वाला है। समझ में आ रहा है? किसी को डाउट? कहाँ हो? कहाँ चले जाते हो? एक क्लास पहले भी कहीं चले गए थे आप, किस पे याद करते रहते हो? हैं? किसी को तो करते रहते हो, यहाँ रहते ही नहीं हो आप, चले जाते हो कहीं ना कहीं। घर की याद आती है, पापा मम्मी की, किसी और की नहीं, फिर क्या सोचते रहते हो? हाँ, तो मैं पूछता हूँ, जब तू कर दो तो आता है। बताओ क्या समझ में नहीं आया, मैं समझाता हूँ आपको। जब तक आप बोलोगे नहीं तब तक मुझे कैसे पता चलेगा? मैंने तो पहली क्लास में बोल दिया था कि समझ, आप आज नहीं बोलोगे, ये गया, इसके अगला चैप्टर भी जाएगा, अगला लेक्चर भी जाएगा, उसका अगला, फिर पूरा सब्जेक्ट चला जाएगा, फिर एग्जाम भी चला जाएगा। समझ रहे हो? समझ में नहीं आता तो पूछना चाहिए, मुझे कैसे पता चलेगा जब तक आप बोलोगे नहीं? बताओ क्या समझ में नहीं आया, मैं बताता हूँ वापस। क्वेश्चन समझ में नहीं आया, बताओ ना क्या समझ में आया क्वेश्चन में। लैंग्वेज समझ में आ गई क्या आपको? हिंदी मीडियम से हो, इंग्लिश मीडियम से हो? इंग्लिश पढ़ने आती है बढ़िया से? शर्माओ मत, बोलो नहीं आती तो नहीं आती, उसमें क्या है? शर्माने वाली बात थोड़ी है कोई। खुल के बोलो बिना डरे। स्प्राइट मंगाऊं आपके लिए या माउंटेन ड्यू? खुल के बोलने के लिए। देखो ये कह रहा है कि आपके पास 3 मोल तो Na2CO3 लिया है इसने। ये रिएक्शन लिखी हुई समझ में आ रही है? ये तो रिएक्शन लिखती है, लिखनी आती है ना। ये तो दे रखी है उसने अभी। इसका 3 मोल लिया और इसका कितना लिया है? 6 मोल। अब मुझे पहले पता करना है कि मैं किससे प्रोडक्ट बनाऊंगा। तो हमने भी कंसेप्ट सीखा है लिमिटिंग रिएजेंट का। वो देखो लास्ट में लिखा हुआ है स्टेप्स टू फाइंड LR लिखा हुआ है। तो LR पता करने के लिए क्या करते हैं बताओ? जोर जोर से बोल के, जल्दी जोर से बोलो, जय माता दी मत बोलना, पढ़ो। खोपचे मिलना क्लास के बाद। हाँ भाई, ये समझ में आ गया सब लोगों को? ठीक। देखो आप में से किसी को कुछ भी समझ नहीं आता उसी टाइम बोल दो। आधी क्लास निकलने के बाद मुझसे बोलोगे तो मैं रिपीट नहीं कर सकता आधी क्लास को, ठीक है? तो मैं आपसे पहले ही बोल चुका हूँ, पहली क्लास भी बोला था, दूसरी क्लास भी बोला, तीसरी क्लास है, आज फिर बोल रहा हूँ। अगर आप से किसी को कुछ भी समझ में नहीं आता, 2 × 2 4 भी नहीं आता, तो मुझे उसी टाइम बता दो। फिर जब मैं 90 × 90 पढ़ा रहूँगा तब बोलो सर 2 × 2 4 तो आता ही नहीं है, तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता उसका। फिर आप वापस वहीं पहुँच जाओगे, बैक टू द बेसिक्स भी नहीं फिर तो, ठीक है? तो मैं तो खुद पूछ रहा, आप, मैंने इनसे खुद ही पूछ लिया ना, मेरे को पता था नहीं, शक्ल पे लिखा हुआ दिख रहा था।
आपको ये खुद नहीं बोलते तो, पर ऐसा मैं बार बार नहीं कर सकता, तो मेरी आपको एडवाइस भी और रिक्वेस्ट भी है, अगर आपको कुछ समझ में आया तो उसी टाइम पे पूछ लो हाथ उठा के, नहीं पूछोगे तो फिर बाद में बहुत लेट हो जाता है। अब आप खुद सोचो, मैं आपको ये सारा दोबारा नहीं पढ़ा सकता, मेरे पास वैसे ही टाइम कम है, ठीक है। क्या नाम है आपका? नैयर, NAYIR, NAY। आप साउथ से हो गए? नहीं, कहाँ से हो? अच्छा, ये नाम बड़ा टिपिकल अलग है आपका। नैयर आलम, आजम, AZAM। अच्छा, तो मैं आजम बोल लूँगा आपको, चलेगा? है ना, बैठो बैठो आराम से। चलो भाई, तो आप मेरे से क्लास के बाद मिल लेना, है ना। आपको मैं अभी ये 2 लेक्चर्स का वीडियो एक्सेस दूंगा, दोबारा से पढ़ के आना, और नहीं समझ में आता तो मुझसे पूछ लेना। अगली क्लास से ऐसा नहीं होना चाहिए, अगली क्लास से यहाँ बैठोगे आप, पीछे नहीं बैठोगे, यहाँ पे इधर इधर या इधर कहीं पे भी। चलिए ये देखें अगला क्वेश्चन, आपको फिर से एक रिएक्शन दी हुई है 4A + 2B + 3C। बताओ इनकी रिएक्शन से आपको क्या मिल रहा है? A4 B2 और सबके मोल्स दिख रहे हैं क्या? अब देखो सबके मोल्स दिख रहे हैं, दिखते ही पता लगना चाहिए क्या लगाना है अपने को, LR। तो ये 2.2 मोल, ये 1.2 मोल और ये 1.44। कैलकुलेशन करो साइड में, तो 2/4 उल्टा लिख दिया, नहीं सही है, 1.2/2 और 1.44/3, तो ये तो हो गया 0.5, ये हो गया 0.6 और ये कितना होगा? 3 4 12, 0.4। ठीक है, 0.4 है, सबसे छोटा यही है, दिख रहा है सबको। तो सबके मोल को सबके कोफिशिएंट से डिवाइड किया, सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है? ये, तो ये LR है। अब हम इसी से बात करेंगे, सब गए, बाकी सब गए भाड़ में, ठीक है। हाँ, तेल लेने भाड़ में, जहाँ भी भेजना है भेज दो। तो ये है LR, तो ये है 0। अब अभी क्वेश्चन में क्या पूछा है आपसे? अभी तो पूछा है प्रोडक्ट फॉर्म्ड, हम तो प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो हम तो प्रोडक्ट फॉर्म भी निकालेंगे और ये कितना बच गए वो भी निकालेंगे, ठीक है। चलो तो निकालते हैं वैल्यूज। तो बताओ 3 से कितना बन रहा है? 1 से कितना बनेगा? 1/3। तो बताओ 1.44 से कितना बनेगा? इंटू 1.44। ये तो आ गया प्रोडक्ट, ठीक है। अच्छा, ये 2 मोल था, 2 में से कितना गया होगा? तो 3 के लिए चाहिए 4, 1 के लिए चाहिए होगा 4/3। तो बताओ 1.44 के लिए कितना चाहिए होगा? इंटू 1.44। कैलकुलेट कर लेंगे, तो बाद में देख लेंगे कैलकुलेशन। तो ऐसे ही ये 1.2 था, इसमें से 3 के लिए चाहिए 2, 1 के लिए चाहिए होगा 2/3। तो 1.44 के लिए कितना चाहिए होगा? 1.44। बताओ बात समझ में आ रही है आप लोगों को? किसी को डाउट है इसके अंदर? तो आपको प्रोडक्ट कितना बना ये निकालना आना चाहिए, और रिएक्टेंट कितना बचेगा आपको ये भी पता होना चाहिए। कोई दिक्कत यहां तक नहीं? चलो अब चलते हैं थोड़ा और आगे। लिमिटिंग एजेंट का कंसेप्ट मैंने आपको सिखा दिया है, अभी हम क्वेश्चंस करेंगे थोड़ी देर में, तो उनको और अच्छे से सीख लेंगे चीज़ों को। अब मैं आपको एक और छोटा सा कंसेप्ट सिखा रहा हूं जो कभी कभी आपके काम में आता है। चलो इसमें तो फिर सेशन आ जाएगा, आ जाओ इधर, एंड डालो नेक्स्ट। परसेंट यील्ड सुना है नाम कभी? यील्ड का मतलब होता है कोई चीज हम बना रहे हैं वो कितनी बनी, पैदावार। बिल्कुल सही बात है, फसलों में पैदावार होती है ना, जैसे तो 2 किलो बाजरा बोया, उससे कितना पैदावार हुआ? क्या? हाँ नहीं, ऐसा हो ना 50 रुपये लगा 80 का है, ऐसे तो फिर लुट जाओगे, फिर 50 लगाना है कि नहीं बचोगे। नहीं, पर मतलब जो ऐसी चीज़ें होती है, प्रोडक्टिव चीज़ें जो होती है, मतलब बिजनेस बोल लो इसको आप, तो उसमें तो ज़्यादा आना चाहिए ना, 10 लगाए तो 50 आना ज़रूरी होता है। तो किसान का भी है ना, वो उसकी उम्मीद तो ये होती है कि मैं 20 लगाऊंगा तो आया, वो कुछ हो जाता है, नहीं आता होता, सबको पता है। कुछ लोगों का आता है, कुछ का नहीं आता, ठीक है, वो क्या कर सकते हैं, वो तो अपने हाथ में नहीं है, भगवान कभी कभी गेम खेल जाता है ना। खैर छोड़ो, ये सब का टाइम नहीं है अपने पास। तो परसेंट यील्ड को समझते हैं भाई। आप मान लो अभी कोविड का टाइम था, लॉकडाउन था, ऑनलाइन पढ़ रहे थे सब, तो आप लोगों को सारी चीज़ें सॉफ्ट कॉपी में मिलती थी, नोट्स हो गए, वोट्स हो गए, सब कुछ। तो आपको लगा यार आंखों पे बड़ा स्ट्रेन पड़ता है, चश्मा, कई लोगों को चश्मा चढ़ा है किसी को कोविड काल में? हाँ देखो, वो एक ही बात है, वो नहीं होता तो चढ़ जाता, और चढ़ा तो बढ़ गया। मेरे साथ भी हो, मतलब मेरे को भी थोड़ा बहुत पावर का चढ़ गया था, अब तो ठीक है,
मेरे को तो कोविड हुआ था, उसके बाद मेरी आंखें थोड़ी कमज़ोर हो गई थी, अब तो ठीक है सब कुछ भगवान की दया से। तो वो स्क्रीन टाइम बहुत बढ़ गया था, तो आपको लगा यार नहीं यार आंखें ख़राब थोड़ी ना हो सकते हो, प्रिंटर लेकर आएंगे अपन। तो आप बाज़ार गए और आप एक प्रिंटर खरीदने गए। अब प्रिंटर खरीदने गए तो आपको जो प्रिंटर का सेल्समैन था उसने एक प्रिंटर दिखाया और बोला भाई साहब ये प्रिंटर ना 40 पेज निकालता है 1 मिनट में। आप सोच रहे थे कि मेरे को तो नॉर्मल सा प्रिंटर चाहिए जो 20-25 पेज निकाल दे, उतने में अपना काम हो जाएगा। अब उसने आपसे बोला कि 40 पेज निकालता है। अच्छा, आपका बजट था 5,000 रुपये, उसने बोला 5,000 रुपये में मिल रहा है ये, तो बताओ 25 पेज वाला लाओगे 40 वाला लाओगे? 40 वाला लाएंगे। फ्यूचरिस्टिक सोचे अपनी है ना, आगे भी कभी काम में आ जाए, अपने साथ अपने भाई के भाई बहन के दोस्त के काम में आ जाए तो सभी के लिए यूज़ कर लेंगे। तो ऐसा आप प्रिंटर खरीद के लें। क्या बोल रहे? हाँ, जेरोक्स की दुकान खोल लें बाद में, सिलेक्शन नहीं होगा तो है। दुकान पे क्या बेचोगे? प्रिंटर? अच्छा, प्रिंटर से प्रिंट निकाल के दुकान पे बेच दो। बिजनेस किस चीज की? ये मित्र चलना चाहते हो? अच्छा, ये वो पहले सबके फॉर्म भरेंगे, फिर इनके पास वो आएंगे कॉन्टैक्ट वाले 15 लाख में जेई मेंस क्लियर करेंगे। शुरुआत यहाँ से होगी, जाएंगे आगे तक बहुत है ना। सोच नहीं पकड़ पाए आप इनकी। वैसे कभी देखो ऐसे कभी ऑफर आए ना आपके पास, मत जाना, फंस जाते हैं। मेरे साथ हुआ है। हाँ, जब मैं तैयारी कर रहा था तो कॉमेड के का एग्ज़ाम दिया था। तो कॉमेड के में उस टाइम क्या होता था, जैसे आप पेपर दो, आपकी रैंक अच्छी आई ना तो आपको ये एक तार कनेक्ट होता था बेंगलुरु से बिहार और बिहार से कोटा, क्योंकि मैक्सिमम बिहार के स्टूडेंट्स कोटा आते हैं तो वहाँ से कनेक्शन होते हैं। तो मेरे 2 दोस्त थे, दोनों बिहार के थे। तो उसमें एक का नाम था अभिषेक, था क्या है अभी भी है नाम। तो वो लेकर आया क्योंकि मेरी कॉमेड में 44 रैंक थी। तो उसने बोला कि भाई ऐसे ऐसे होगा, बढ़िया पैसे मिलेंगे। मतलब कितने मिलेंगे? 1.5 लाख रुपये मिलेंगे। तो 2006 में 1.5 लाख रुपये आज के 10 लाख के बराबर, 10 लाख तो नहीं पर 4-5 लाख के बराबर होते हैं आज के। तो अपने मन मचल गया, मैंने ठीक है भाई करवा। तो उसने सारी सेटिंग करवाई। हम बेंगलुरु गए, वहाँ पे हम लोग को जो ब्रोकर था वो लेने आया, उसने एक होटल में रुकवाया। 3 दिन का था। यार बहुत लंबी कहानी है लेकिन मेरी टाइम नहीं है तो बताऊंगा मैं आपको। तो हुआ कि 2 दिन तो हम वहाँ रुके, फिर 3 दिन काउंसलिंग पे गए ना। तो जैसे आज जब भी पकड़े गए ना लोग, ऐसे वहाँ पुलिस वालों को भनक लग गई थी। तो पूरा ऐसे पुलिस वाले खड़े सेंटर के बाहर, और मुझे पता लग गया कि जो लोग ऐसे, उसमें क्या होता था कि आपकी सीट आप उसमें कुछ इलीगल नहीं था एक्चुअली, वो उसके सिस्टम में लूप होल था कि आप अपनी सीट किसी और को ट्रांसफ़र कर सकते हो, कॉलेज को, मैनेजमेंट कोटा में चली जाती है वो। तो कॉलेज वाले वो पैसा लेते तो उसका कुछ अमाउंट आपको देते, उसमें चीटिंग कुछ नहीं थी, वो बहुत सिंपल सा सिस्टम था। लेकिन वहाँ की पुलिस को पता लग गया, तो वहाँ पुलिस वाले तो हमको पता लग गया था कि ऐसा चल रहा है। अब दलाल को तो अपने पैसे देखते हैं, वो मुझे फोर्स कर रहा कि आप तो जाओ, मैं बैठा हूँ ना, मैं सब करवा दूंगा, आप तो अंदर जाओ और आप तो काउंसलिंग करके आओ। अब भाई साहब मैं अंदर गया, तो जैसे ही अंदर पहुँचते ना लाइन लगती है, जैसे लाइन में आप आगे निकलते हो फर्स्ट उस पर चढ़ने के लिए, स्टेज थी वहाँ पे चल रही थी काउंसलिंग, मतलब सिस्टम बेटा रखा था। तो वहाँ घुसे अंदर, तो पूछता है कहाँ से हो? बोले राजस्थान, चल इधर आ जा। कहाँ से हो? बिहार, चल तू भी इधर आ जा। कहाँ से हो? MP, चल इधर आ जा। तो बिहार, MP, राजस्थान, इधर के जो स्टेट, सबके लड़कों को इधर खड़ा कर लिया और बाकी स्टेट वाले काउंसलिंग कर रहे थे आराम से। तो वहाँ खड़े हो गए, हमारे पास आते हैं, बोलते हैं क्या करने आया है? मतलब काउंसलिंग करने आया हूँ। तो बोलता है कि ला दिखा तेरी वो रैंक वगैरह दिखा। तो फिर AAEE की रैंक देखी, तो बोलते हैं तेरे को तो NIT मिल जाएगी ना, तू यहाँ पे काउंसलिंग करने क्यों आया है? मैं बोला NIT तो मिल जाएगी, पर मेरे को NIT में CS नहीं मिलेगी, मेरे को तो CS चाहिए। तो बोलते हैं कि लोचा है तेरे अंदर, तो इसको पकड़ो रे। अब उस दिन क्या, अगर मान लो मैं डर जाता, कॉन्फिडेंस खो देता, तो मेरे को भी जेल हो जाती, पकड़ लेते। ले गए थे, मेरे सामने 3-4 लड़कों को ले गए थे उठा के। मैं भाई साहब अड़ गया उनसे एक्चुअली। नहीं, मैं एक ऐसे एरिया से हूँ जहाँ पे लोग गुंडे वाले लोग रहते थे, तो वो कॉन्फिडेंस बचपन से रहा है, डरते नहीं थे किसी से। और इतना पता था, हाँ कॉन्फिडेंस तो अभी भी है, कॉन्फिडेंस तो खतरनाक रखना चाहिए, कॉन्फिडेंस खुद के ऊपर। तो मुझे लगा कि डर गया तो गया, ये उठा के ले जाएंगे मेरे को तो। और हमने देखे हैं ऐसे पुलिस वाले उठा के ले जाते हैं घर से, कईयों को लड़ाई होती थी, उठा के ले जाते थे। तो हाँ पिटाई होती है भाई बढ़िया वाली। तो मैंने सोच लिया अंदर कि भाई आज चुपचाप यहाँ से निकलना है। तो मैं उससे अड़ गया कि बोले मैं अपनी ब्रांच लेने आया, मेरे को NIT में ब्रांच मिलेगी नहीं, मेरे को CS चाहिए। और मेरे को RS रमैया, कौन सा कॉलेज है? RV, हाँ RV में मेरे को CS मिल रही है आराम से, आप देखो मेरी रैंक। तो बोलते हैं नहीं तेरे को काउंसलिंग नहीं करने देंगे। मतलब काउंसलिंग कैसे नहीं करते? ये कौन सा रूल है? काउंसलिंग तो करूँगा मैं उड़ गया उससे, बढ़िया भिड़ गया उससे मैं।
15-20 मिनट हमारी बहुत बहस हुई, तो और फिर वो बोलता है कि ठीक है चल तेरे को काउंसलिंग करने दूंगा, तो अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जमा करा दे। अब आप ओरिजिनल जमा करा दोगे तो एनआईटी काउंसलिंग में क्या करूँगा मैं? हाँ, मैंने बोला आप मुझे रूल दिखा दो कहाँ लिखा हुआ है कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जमा होते हैं। साफ साफ लिखा हुआ है कि जेरोक्स जमा होती है। तो बोलते नहीं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं देगा तो तेरे को काउंसलिंग करने नहीं दूंगा। अब मुझे भी लगा भैया अब ज़्यादा अड़ने की ज़रूरत नहीं है, अपन साफ हो गए ना, अब अपन निकल सकते हैं। मतलब ठीक है नहीं कर रहा मैं काउंसलिंग, भाड़ में जाओ। उठाया अपने दस्तावेज, बाहर आ गया। बाहर आते हुए ब्रोकर वापस से, अरे यार तेरे को काउंसलिंग करके आनी चाहिए, वो है। मतलब भैया मेरे को कोई काउंसलिंग नहीं करनी। मेरे को बोला मैं निकलवा दूंगा तेरे सब डॉक्यूमेंट। मतलब तूने कब जानी कब निकलवाएगा, मेरी काउंसलिंग वहाँ जाएगी, मेरी एनआईटी चली जाएगी। तो मैंने काउंसलिंग नहीं की। उस बंदे ने हमको वापस से होटल छोड़ा, होटल छोड़ दिया बस उसने। उसके बाद वो कभी आया नहीं दोबारा, होटल में नहीं आया। हमारा होटल का 3 दिन का बिल हो चुका था 15,000 रुपये। हम फ्री में जाते हैं, फ्री में जाते हैं तो दबा के खाते हैं। तो 15,000 का बिल हो गया। अब उसके आगे की कहानी का भी और बताऊंगा, 5 मिनट हो गए हैं पूरे। हाँ भी तो बहुत कहानी है, कैसे निकले हम वहाँ से, कैसे हम लोग उस होटल से बिना बिल पे किए निकले। नहीं बहुत मज़ेदार ट्रिप थी। हमारे पास पैसे नहीं होते थे खाने के। मतलब वहाँ पे उस टाइम में 10 रुपये में इतनी बड़ी थाली मिलती है। बेंगलुरु में आज भी चले जाओ 20-30 रुपये मिलती होगी वो। हाँ तो 3 दोस्त थे हम, 3 दोस्त थे और हाँ फंडेड था, स्पॉन्सर्ड बाय ब्रोकर्स। वो बताऊंगा आपको ज़रूर, चलिए काम आएगा है। तो 40 पेज पर मिनट ये प्रिंटर पेज निकालता था। आप भैया खुश होकर लेकर आए, प्रिंटर को इंस्टॉल किया और आपने 40 पेज प्रिंट पे दे दिए। ठीक है, 1 मिनट में 40 पेज निकलने थे और आप बड़े वाले हो, आपने काउंट किए सारे कि 1 मिनट में वो स्टॉप वॉच लगा दिया और आपने देखा कि 1 मिनट में सिर्फ 25 पेज निकले। आपके अंदर से आवाज आई धोखा, धोखा हो गया। 40 आने थे, आए कितने? क्या आप मुझे इस प्रिंटर की परसेंट यील्ड बता सकते हो? 25 40 इंटू, क्या ये सबको समझ में आता है? यही होती है परसेंट यील्ड। परसेंट यील्ड क्या होती है? आपको सेल्समैन ने कितना कमिट किया था? 40 मिलना चाहिए था, लेकिन मिला कितना? बस जितना मिला अपॉन जितना मिलना चाहिए था इंटू 100, उसी को हम क्या बोलते हैं? सेम ऐसी कहानी होती है एक रिएक्शन के अंदर। अगर मैं आपसे कहूं, वही मेरी फेवरेट रिएक्शन, मैं आपसे कहूं कि मैंने भाई साहब 50 ग्राम हाइड्रोजन से शुरू किया। कितने से शुरू किया? 50 ग्राम से। और 50 ग्राम हाइड्रोजन को यूज करने के बाद मुझे 30 ग्राम नाइट्रोजन अमोनिया मिली। चलो 30 कम हो जाएगी, थोड़ा आगे ले चलते हैं। मान लो 75 ग्राम अमोनिया मिली। क्या आप मुझे बता सकते हो इस रिएक्शन की परसेंट यील्ड कितनी होगी? तो देखो साथ में करते हैं, बता दोगे आप तो बाद में। ये क्या है? कौन सा अमाउंट है? मिलना चाहिए था या मिला? ये तो वो है जो मिला। भाई इसने एक्सपेरिमेंट करवाया 50 ग्राम और 50 ग्राम से इसको 75 ग्राम मिली। हम पता करते हैं कितना मिलना चाहिए था। तो पता करो भाई, तो 3 गुणा 2 6 ग्राम। 6 ग्राम से कितना मिलना चाहिए था? 2 इंटू 17। तो बताओ 1 ग्राम से कितना मिलेगा? 2 इंटू 17/6। तो बताओ 50 ग्राम से कितना मिलना चाहिए? तो 2 इंटू 17/6 इंटू 50, ये 3, 850/3, सही ना? तो 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 7 जा 28, 247.6 के आसपास ऐसा कुछ मान लेते हैं। ये वो है जो मिलना चाहिए था, लेकिन बताओ एक्चुअली मिला कितना है सिर्फ? तो बताओ इस रिएक्शन की परसेंटेज यील्ड कितनी है? 75 अपॉन 247.6 इंटू, बोला समझ में आ रहा है सबको? तो बस यही परसेंट यील्ड का फंडा होता है, कुछ भी नहीं है परसेंट यील्ड। आपको कितना रिएक्टेंट मिलना चाहिए था और आपको कितना मिला, उन्हीं के रेशियो को अगर आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो उसे हम परसेंट यील्ड के नाम से जानते हैं। अब देखो हम इसको फॉर्मूले में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर हम टेक्निकल लैंग्वेज में बात करें, टेक्निकल लैंग्वेज में, तो टेक्निकल लैंग्वेज में ये जो है ये तो होती है थ्योरेटिकल यील्ड।
क्या होती है? कितना मिलना चाहिए था। और ये होती है एक्चुअल, इसको एक्चुअल बोल सकते हो या ऑब्जर्व्ड बोल सकते हो या एक्सपेरिमेंटल बोल सकते हो। इस तरह से किसी भी रिएक्शन के अंदर परसेंटेज यील्ड का फॉर्मूला क्या बनेगा? एक्चुअल यील्ड अपॉन थ्योरेटिकल या फिर एक्सपेक्टेड यील्ड इनटू बट आपको याद ऐसे रखना है, ये चीज क्या होती है? कितना मिला। और ये क्या है? कितना मिलना चाहिए था। क्लियर? अब देखो, इसी में एक और वेरिएशन आ जाता है, इसी में एक और वेरिएशन आता है जब क्या होगा? अभी तो आपसे यील्ड पूछिए, कई बार आपको यील्ड देगा, ठीक है, यील्ड दे देगा। जैसे मान लो मैंने आपसे वापस ये रिएक्शन ले लेता हूं, N2 गैस प्लस 3H2 गैस गिव्स 2NH3 गैस, और मैंने आपसे कहा इस रिएक्शन की यील्ड 75% है। क्या है? 75% है। अब मान लो मैंने आपसे कहा कि मैंने इन दोनों के 6 मोल लिए हैं, 6 मोल इसके और 6 मोल इसके, बताओ कितना अमोनिया बनेगा? तो पहली चीज, दोनों रिएक्टेंट का अमाउंट दिया है, सबसे पहले क्या पता करेंगे? LR। बताओ LR कौन? हाइड्रोजन 6/1 6/3, छोटी वैल्यू कितनी है? 2, तो ये LR है, ठीक है। LR है तो ये 0 हो गया। 3 के लिए कितना? 1। चलो इससे तो मतलब ही नहीं है, अब तो वही बताना, इधर आ जाता है। 3 से कितना? 2, 1 से कितना? 2/3, तो 6 से कितना? इतना मिलता जब इस रिएक्शन की यील्ड कितनी होती? 100%। लेकिन अभी कितनी है? तो बताओ कितना मिलेगा? इसका 75%, यानी 0.75। दैट इज आंसर कितना होगा? समझ रहे हो? तो देखो, इस रिएक्शन में आपने रिएक्टेंट से क्या निकाला है? प्रोडक्ट। तो अब देखो ट्रिक बना रहे हैं इसको अपन। अगर आपको परसेंटेज यील्ड दी हुई है और आपको रिएक्टेंट से क्या निकालना है? प्रोडक्ट। बताओ रिएक्टेंट से प्रोडक्ट निकालने के लिए आप परसेंट यील्ड से क्या कर दोगे? बताओ, समझ में आ रही है आपको बात? यही किया है आपने। तो बताओ, जब आपको प्रोडक्ट से रिएक्टेंट निकालना होगा तो क्या करोगे? तो उस टाइम पे आप डिवाइड बाय परसेंट यील्ड करोगे। वो आप करके देख सकते हो कैसे होता है, जरूरत नहीं है, आप ये ट्रिक याद रखो, हमेशा वैलिड रहेगी। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट निकालना है तो परसेंट यील्ड से मल्टीप्लाई, और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट निकालना है तो आप परसेंट यील्ड से क्या करोगे? डिवाइड करोगे। ठीक है ना? ये छोटी सी चीज है जो आपको काम में लेनी है, याद रखनी है। क्वेश्चंस आएंगे, हम वहां पर भी इसको काम में लेंगे। ठीक है, कर लेंगे, कोई दिक्कत किसी को? चलिए, बहुत ही बढ़िया। तो अब हम चलते हैं अपने प्रैक्टिस सेशन पे, है ना। हमने जो स्टोइकियोमेट्री लिमिटिंग एजेंट सीखा उसके ऊपर बेस्ड हम क्वेश्चन करेंगे, तो आप ये कॉपी कर लो, फिर हम स्टार्ट करते हैं अपने प्रैक्टिस सेशन से। देखते हैं N2 3H2 2NH3 फर्स्ट हो गया? किसी को डाउट फर्स्ट में? सबका आ गया आंसर? नहीं आया? देखो कितना दिया हुआ है, 1.2 लीटर N2 है, तो ये रिएक्शन हो गई अपनी N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3। ये 1.2 लीटर है और ये 3.6 लीटर है। हमने अभी भी सीखा, हम इसको वॉल्यूम की तरह भी काम में ले सकते हैं, तो इसको मोल से बदलने की जरूरत नहीं है, हम सीधा वॉल्यूम की तरह काम में लेंगे। अब इसमें देखो दोनों का अमाउंट दिया है, तो पहले क्या लगाएंगे? LR। बताओ LR कौन? कैसे? H2 कैसे? इसको डिवाइड करो 1 से, तो 1.2 बाई 1, और इसको डिवाइड करो 3 से, तो देखो ये भी 1.2, ये भी 1.2, सेम आ गया ना? सेम आ गया, तो कोई भी LR, तो ये भी पूरा पूरा खत्म हो जाएगा 0, ये भी 0। किसी से बना लो,
1 मोल से 2 मोल, 1.2 से कितना बनेगा 2.4, तो 2.4 लीटर अमोनिया बन जाएगा। अगला, एट सर्टेन टेम्परेचर इफ N2 and H2 गैस आर टेकन एट 2 atm एंड 8 atm, अब प्रेशर में ले लिया, देन व्हाट वुड बी द फाइनल प्रेशर आफ्टर द रिएक्शन। तो देखें आपके पास N2 है, ध्यान से सुनना, आप लोगों का आंसर गलत क्यों आ रहा है, हाँ 3H2 गैस, इन दोनों की रिएक्शन से आपको मिला है 2NH3 गैस, बताना वापस से प्रेशर कितना है, इसका है 2 atm और इसका है 8 atm। हाँ आजम, LR कौन, खुद पे रखो भरोसा और आंसर दो, कुछ मत सोचो। कैसे पता करते हैं, सब कॉन्फिडेंस है आपको, कॉन्फिडेंस नहीं है खुद के ऊपर बस। इसका कोफिशिएंट कितना है, आवाज आनी चाहिए मुझ तक, कोई और नहीं बोलेगा। इसका कोफिशिएंट कितना है 1 और इसका कितना है, तो 2 को डिवाइड करो 1 से, कितना आएगा और इसका अमाउंट कितना 8 ना, तो 8 को डिवाइड करो 3 से। बताओ इन दोनों में छोटी वैल्यू कौन सी है, 2 है, तो जो छोटी वैल्यू है वो कौन हो गया आपका, समझ में आ गया। अब सारी बात किससे करेंगे, LR से। तो देखो अगर ये LR है तो ये 0, बताओ 1 के लिए कितना काम में आ रहा है, 2 के लिए कितना काम में आएगा, तो 8 में से 6 गया, बचेगा कितना 2 atm, तो आपके पास H2 बच जाएगा। 1 से कितना बन रहा है 2, बताओ 2 से कितना बनेगा, तो 4 atm किसका बन जाएगा NH3 का। अब उसने आपसे टोटल प्रेशर पूछा है, तो टोटल प्रेशर कितना होगा 2 + 4 = 6। समझ में आ रहा है, किसी को डाउट है, आगे चलूं, हाँ भाई थर्ड पार्ट, 20% रिएक्शन हो रही है। 20% रिएक्शन का मतलब यील्ड नहीं है, यील्ड अलग होती है। 20% रिएक्शन में क्या होगा, रिएक्टेंट बच जाएगा। अगर इस रिएक्शन की यील्ड 20% होती तो रिएक्टेंट बचता नहीं, प्रोडक्ट जितना बनना होता उसका सिर्फ कितना बनता 20%। वो आगे आएंगे वैसे क्वेश्चन भी। ये बताना है तीसरा पार्ट, बताना है, बताना है। N2 है, H2 है और NH3 बन रहा है, कितना, वही 2 atm है ना, और ये कितना है, अब 20% रिएक्शन हो रही है। तो फिर से देखो ये LR, इसी से बात कर लेते हैं। हाँ, तो इसका जो 2 था उसमें से उसका 20% चला गया, 20% यानी 20/100 यानी 0.2, तो भाई 2 में से इसका 0.4 काम में आ गया, तो ये खुद कितना बचेगा 1.6 atm। बोले समझ में आता है। अब ये पता कर लो इसका जो 0.4 काम में आया उसके लिए कितना काम में आएगा, तो 8 था, 1 के लिए 3, तो 0.4 के लिए 3 × 0.4 यानी 1.2, तो ये बचेगा 6.8 atm। 1 से बन रहा है 2, बताओ 0.4 से कितना बनेगा, 2 × 0.4 यानी 0.8 atm। तो बताओ टोटल प्रेशर कितना आ जाएगा, 1.6 + 6.8 + 0.8, 9.6। सही है शानू, गड़बड़ है, 9.2 आ रहा है। अब देख लो, आपने बताया जो बोला मैंने लिख दिया, हाँ 16 ये हो गया 7.6, 8.6, 9.2। आजम आज सारे क्वेश्चन जाके करने हैं दोबारा, फिजिक्स मैथ्स में भी हाल है, हाल सुधारो, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी वरना। चले आगे, चलिए अगला क्वेश्चन। आ गया 116 पॉइंट दिया हुआ आंसर, चलिए बहुत ही बढ़िया। देखिए जिनका आंसर नहीं आया, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ HCl इज नीडेड फॉर कंप्लीट रिएक्शन विद 69.6 ग्राम। आप चाहो तो मोल्स में निकाल लो। अच्छा, इसका मोलर मास होता है 55, तो 55 + 32 ये हो गया 87, तो 69.6 डिवाइडेड बाय 87 कितने बार, 8 बार, 0.8 मोल्स आ गए आपके।
बस हो गया, क्वेश्चन खत्म। देखो रिएक्शन बैलेंस्ड है क्या, है ना? सबसे पहला काम चेक करना चाहिए। देखो यहाँ पर 2H हैं तो यहाँ 2HCl आएगा। अब आपकी रिएक्शन बैलेंस्ड है, अभी भी नहीं है क्योंकि 2 ऑक्सीजन है। फिर आप इसको हटा के 4 करो इसे, तो ये 4HCl और यहाँ 2H2। अब आपकी रिएक्शन कंप्लीटली बैलेंस्ड है। ठीक है, तो कितने लोगों ने गलती करी, बैलेंसिंग चेक नहीं की? वेरी गुड। ठीक है, ध्यान रखा करो हर एक बारीकी पे। आप जब आप पेपर में क्वेश्चन करोगे ना, आपको हर एक पॉइंट ध्यान से देखना है। आपने एक भी गलती छोड़ी, गेम हो जाएगा। मैंने आपको हमेशा बोला यहाँ भी आप क्वेश्चन करो, जल्दी नहीं आना आंसर, सही आना आंसर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब देखो इसके 0.8 मोल है, तो दिख रहा है 1 से कितने चाहिए, 4। तो बताओ 0.8 के लिए कितने चाहिए होंगे, यानी 3.2 मोल HCl। अब आपको इसका क्या निकालना है, मास। बताओ मोल से मास निकालने के लिए क्या करते हैं, तो इंटू 36.5 कर दो, आपको अपने क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। 38 क्यों करेंगे, 36.5 ही तो करेंगे। चलिए अगला प्रश्न। चलिए देखें, कार्बन डाइऑक्साइड इज एंड प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म एज शोन। कैलकुलेट डेली प्रोडक्शन ऑफ CO2 अज्यूमिंग ईच पर्सन कंज्यूम्स इतना ग्राम ग्लूकोज। देखो रिएक्शन बैलेंस्ड है क्या, तो पहले तो बैलेंस रिएक्शन लिखो। क्या बनेगी, C6H12O6 प्लस O2 गिव्स 6CO2 प्लस 6H2O, 12 और 6 18, 6 यहाँ है 6O2। पहली बात तो ये आ गई। अच्छा अब ये कह रहा है डेली प्रोडक्शन ऑफ CO2 अज्यूमिंग ईच पर्सन कंज्यूम्स इतना ग्लूकोज पर डे। एक आदमी एक दिन में 500 ग्राम ग्लूकोज खा रहा है, और इस दुनिया की पॉपुलेशन कितनी है, 3.6 बिलियन। तो पहले तो हम निकालते हैं पर डे ग्लूकोज कितना खाया जा रहा है। पर डे ग्लूकोज कंबस्चन वर्ल्ड वाइड है, तो बताओ कितना होगा। 3.6 बिलियन पीपल है, बिलियन मतलब है 3.6 इंटू 10⁹, इतने तो लोग हैं, और हर आदमी कितना ग्लूकोज खा रहा है, तो ये ग्लूकोज का कंजप्शन हो गया इतना ग्राम। देखो 1800 ग्राम इंटू 10⁹ ग्राम, मतलब बेसिकली ये 18 बिलियन केजी हो गया, है ना। ऐसा छोड़ो ना, 1800। अब मोल्स निकाल लेते हैं। 1800 डिवाइडेड बाय ग्लूकोज का मोलर मास होता है 180 इंटू 10⁹। तो देखो आपके पास टोटल 10 इंटू 10⁹, यानी 10 बिलियन मोल्स हो गए। क्या आपको यहां तक समझ में आ रहा है? इसमें किसी को डाउट है? अभी तो क्वेश्चन शुरू ही नहीं हुआ, अभी तो हमने लैंग्वेज को डिकोड किया है कि मेरे पास दुनिया में एक दिन में इतना ग्लूकोज काम में आता है, 10 बिलियन ग्लूकोज रोज काम में आ जाता है मोल्स में। ठीक है, अब शक्ल देखो, CO2 पता नहीं ना अपने को, तो बताओ एक मोल से आपको कितनी CO2 मिलती है, तो बताओ 10 बिलियन मोल से कितनी मिलेगी, 60 बिलियन मोल। तो 60 बिलियन हो गया 10⁹ इंटू मोलर मास 44, 0.42640 इंटू 10⁹ ग्राम। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर। समझ में आ रहा? ठीक है, हर क्वेश्चन को ऐसे चैलेंज लो, लैंग्वेज डिकोड करो, उसको सॉल्व करने की कोशिश करो। ठीक है, आप मतलब ये मत सोचो कि आपको आता है नहीं आता, जितना कर सकते हो उतना करो। ठीक है, क्वेश्चन अपने आप आना शुरू हो जाएंगे। तो आंसर दिया हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन। हाँ भाई, हो गया। हो गया। ठीक है, बड़े बड़े लैंग्वेज सिर्फ डराने के लिए, फंडा सेम है। रिएक्शन लिखो, बैलेंस्ड है क्या,
बैलेंस्ड है, ठीक है। अब ये ले रहा है 1125 ग्राम इतना और 442.5 ग्राम क्लोरल, तो ये क्लोरल है और ये क्लोरोबेंजीन है। मोल्स निकालो। 72 प्लस 5 77, 77 प्लस 35.5 112.5, तो 10 मोल आ गए। तो 10 मोल तो आपके पास इसके हैं। किसी को डाउट? क्वेश्चन जितना बड़ा रिएक्शन बढ़ेगी वो उतना ही इजी डेटा देगा आपको, चिंता बिल्कुल ना करें। ये कितना है? 442.5। इसे मोल्स 3 मोल्स आ रहे हैं, सभी के आ रहे हैं, ठीक है। तो ये 3 मोल। एलआर लगाएंगे या नहीं? दोनों का अमाउंट दिया, एलआर लगेगा। बताओ एलआर कौन? 10/2 इज 5 और 3/1 इज 3, तो ये है एलआर। ये एलआर, तो ये हो गया 0। अब क्या पूछ रहा है? व्हाट मास ऑफ डीडीटी। ये है डीडीटी, 1 से 1, बताओ 3 से कितना बनेगा? 3 मोल का मास निकालना है इनटू मोलर मास 354.5, तो कितना आ गया? 1063.5। तो पहला केस कितना डीडीटी बनना चाहिए? इतना बनना चाहिए। नेक्स्ट, विच रिएक्टेंट इज लिमिटिंग? C2HCl3, which is in excess? C6H5C। What mass of excess reactant is left over? तो भैया 3 के लिए चाहिए 2, सॉरी 1 के लिए चाहिए 2, 3 के लिए चाहिए होगा 6। 250, 450, तो 450 ग्राम ये बच जाएगा। हाँ भाई, समझ में आ रहा है? किसी को डाउट? चलिए लास्ट पार्ट। इतना बना तो यील्ड, अरे इतना बना ना, बनना कितना चाहिए था? इतना, और बना सिर्फ कितना? इतना, तो कितना बना अपॉन कितना बनना चाहिए था इनटू 100। कर लोगे? सही है। देखो इतनी जगह में सब कुछ सॉल्व हो गया, जरूरत नहीं पड़ी। तो क्वेश्चन की लेंथ देख के मत डरा करो, ठीक है, आराम से क्वेश्चन सॉल्व होंगे। क्या? नहीं तो मैं भी कर सकता था, तो 30 सेकंड और मान लेते। तो कैलकुलेशन यहाँ थोड़ी होती, तो यहीं का यहाँ पे किया तो मोलर मास निकल के डिवाइड ही तो करना। देखो ऐसे क्वेश्चन में मोस्टली पक्का है कि ये उसका मल्टीपल ही देगा, हमेशा मल्टीपल देगा ही। चलो बहुत सारे क्वेश्चन एक साथ, फटाफट फटाफट करो। हाँ भाई बताएं, कोई डाउट है इसमें? आसान है ना, तो छोटे छोटे क्वेश्चन है। आजम आया आंसर? एक का है ना? अब देखो एक का तो आया, 2 का भी आएगा, 3 का भी आएगा। मेहनत करोगे तो, कोशिश करोगे तो सारे आंसर आएंगे, वरना एक भी नहीं आएगा। भाई मॉलिक्यूल्स हैं, कोई बात नहीं, मॉलिक्यूल्स है तो मॉलिक्यूल से तो मोल्स निकलते हैं, डिवाइड बाय Na कर दो तो यहाँ पर भी आपको एलआर कंसेप्ट तो लगाना ही पड़ेगा। तो अब शक्ल देखो, 2 और 1, हर 2 मॉलिक्यूल के लिए 1 चाहिए, तो 50/2 25 और 25/1 25, ये तो सेम रेशियो में आ गए 2:1, तो दोनों में से कोई भी नहीं बचेगा। 1 से बनता है 2, तो 25 से कितना बनेगा? 50। ठीक है, तो ये ट्राई कर लेना आप, मेरी जरूरत नहीं है इसके लिए आपको, है ना, ये डिफिकल्ट नहीं है। खत्म हो गए? ये भी तो, ये भी हो गया, सबने कर लिया ट्राई? करो फटाफट करो। चलिए तो देखें, ये भी बहुत आसान है, वही केसेस बना रखे हैं अलग अलग, तो कोई भी एक केस कर लेते हैं जिसको भी, किसी को इसमें डाउट है? किसी को भी? आजम किया? 11 नंबर कर रहे हो? करो करो, सारे करने, कोई बात नहीं, ठीक है। तो इसमें वही सेम फंडा है, ये वाला कर लेते हैं अपन Fe2O3। अगर बाई चांस किसी को इसमें डाउट हो, जिनको नहीं है वो अगला क्वेश्चन करना शुरू कर दें, और जिनको डाउट है वो एक केस देख लें। तो ये 0.25 मोल है और ये 1 मोल है। 0.25/1, 1/2, 0.5, ये एलआर, तो ये 0।
एक के लिए 2, 0.25 के लिए 2 गुना यानी 0.5 काम में आएगा, तो ये बचेगा 0.5 मोल। एक से बनेगा 2, 0.25 से ये बनेगा 0.5, एक से बना 1, 0.25 से ये कितना बनेगा 0.25। किसी को डाउट तो पूछ सकता है किसी और पार्ट में? एनीवन? नहीं? चलिए अगला क्वेश्चन। $505 ग्राम KNO3 बनाना है, तो मैंने कहा था 10 बनाता है ना इसका मोलर मास, तो 5 मोल हो गए। इसका 5 मोल बनाने के लिए आपको कितना CO2 जनरेट होगा? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका जब 5 मोल बनेगा तो कितना Cl2 बनेगा ये आपको बताना है। तो भाई Cl2 ये रहना, जो दिया है जो पूछा उन पे फोकस करो, बाकी भाड़ में जाने दो। तो बताओ जब इसका 4 बनता है तो उसका कितना बनेगा? 2 बनेगा ना, 4 के लिए 2 बन रहा है, तो बताओ 1 के लिए आधा बनेगा, है ना। तो 5 मोल के लिए कितना बन जाएगा? 2/4 × 5 यानी 2.5 मोल। और क्लोरीन का मोलर मास कितना होता है? 71। मल्टीप्लाई कर दो, आपको अपने क्वेश्चन का आंसर मिल जाए। समझ में आ रहा है? उससे पहले अच्छा KCl बताना है, ओके। तो KCl भी निकाल लो। 4 के लिए 4, तो 5 के लिए कितना चाहिए होगा? 5 मोल। 5 मोल इंटू 74.5, ये KCl का मास आ जाएगा इसका। कर लोगे? आंसर आ गया आपका? नहीं आया था? क्यों? तो क्वेश्चन करो। आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ये क्वेश्चन जरूर करना, आज का काम यही है आपका, ठीक है। वैसे तो मैं आपको आज और होमवर्क देने वाला था। आप ना लैंग्वेज को अच्छे से समझो। अगर हम ये बोलें कि कंसेप्ट समझ में आ रहा है, क्वेश्चन नहीं हो तो गलत है। दैट मीन्स कंसेप्ट समझ में नहीं आया, क्वेश्चन तभी नहीं हो रहा। क्वेश्चन होगा तभी जब आपको कंसेप्ट क्लियर है। अभी देखो ये है 6.8 किलोग्राम ईच ले लिया, तो जब सबके अमाउंट पता है तो सबसे पहले हम क्या पता करेंगे? LR। ये हमारा कंसेप्ट है। अब LR पता करने के लिए क्या करते हैं? किसको डिवाइड करते हैं? मोल्स निकले हैं, दे रखे हैं, निकालने पड़ेंगे, तो निकालो। सब 6800 हो गए। ये 6800/17, ये 6800/32 और ये 6800/16। ध्यान से देखें इस क्वेश्चन को। इसमें आप लोग की आदत क्या होती है? यहाँ पूरा कैलकुलेट करोगे आप डिवाइड करके। फिजिकल केमिस्ट्री में कैलकुलेशन लास्ट स्टेप के लिए बचा के रखो। अगर वो डिफिकल्ट है तो, आसान है तब तो कर ही लोगे, लेकिन डिफिकल्ट है तो मत करो। इसको ऐसा कैसा रख लो, दिख रहा है? इसके मोल्स हो गए 17, 32 और 16। अब हमें LR पता करना है, तो किससे डिवाइड करेंगे? कोएफिशिएंट से। तो साइड में करो, यहाँ मत करना। तो 6800/17 डिवाइडेड बाय 2, तो बाय 34। ये कितना बनेगा? बाय 96। 3 से मल्टीप्लाई होगा डिवाइड करने पर। इसको 2 से डिवाइड करो, बताओ सबसे छोटी वैल्यू। तो ये LR है? ये LR है, तो क्या हो जाएगा? अब बताना क्या है? HCN और H2 बता दो। बताओ 3 के लिए, 1 के लिए, तो बताओ इतने मोल्स के लिए बाय 32। ये क्या आएंगे इसके? मोल्स। बताओ मोल से मास निकालने के लिए इनटू मोलर मास, 13, 14, 27। समझ में आ रहा है? किसी को डाउट? ऐसे ही H2O बताना है, तो 3 के लिए 6, तो 1 के लिए 2, तो इतने के लिए कितना? इंटू 10। ये आएंगे इसके मोल्स। मोल्स से मास निकालने के लिए इंटू मोलर।
सही है? किसी को डाउट? चलिए लास्ट क्वेश्चन। हो गया? देखो आसान है, आपको कितना वॉल्यूम ऑफ होना चाहिए? 900 ग्राम यूरिया। यूरिया का मोलर मास निकालोगे 60 आएगा, तो 15 मोल आ गए। सही है? अभी देखो मुझे यूरिया दिया था और पूछा अमोनिया है, तो यूरिया के मोल से अमोनिया के मोल निकाल लूं। तो शक्ल देखो, रिएक्शन किसका 1 मोल है, इसका 1 मोल बनाने के लिए कितना काम में आती है? 2 मोल। तो अगर 1 मोल के लिए 2 मोल चाहिए तो बताओ 15 के लिए 30 मोल यूरिया आपको चाहिए होगी। सही है? अब आपको मास नहीं बताना, आपको क्या बताना है? वॉल्यूम। तो पीवी इक्वल टू एनआरटी लगाएं, एनआरटी बटा पी। मोल्स कितने? 15। आर की वैल्यू 0.0821। टेम्परेचर हो गया केल्विन में 300। हाँ वो मैं चेक कर रहा था, आप ध्यान दे रहे हो नहीं दे रहे हो? ये कैंसिल कितने टाइम्स? 0.01, फिर 2 जीरो किसके गए? तो 90 लीटर्स। ये आपका आंसर। कर लोगे? चलो।